हाय गाइस, वेलकम बैक टू जर्नी टीचर्स। आज हमारे साथ है प्रेरणा, जो एक पोइट है, एक स्टोरी टेलर है, एक स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट भी है। और आज हम बहुत बातें करने वाले हैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में। कैसी उनकी जर्नी रही है, कैसे उन्होंने डिस्कवर किया कि राइटिंग इज़ समथिंग विच शी वांट्स टू गो अहेड विद, और उन्होंने राइटिंग करनी है अपनी लाइफ में, पोइट्री लिखनी है, आप लोगों को शायरियाँ सुनानी है। तो आज हम बहुत ऐसे मज़ेदार बातें करेंगे, तो स्टे ट्यून। अब हम जाते हैं प्रेरणा के पास। हाय प्रेरणा, आप Hi, कैसे हैं आज? हाउ आर यू? I'm good, I'm good. तो आज कैसा है, दिन चल रहा है आज? काफी अच्छा चल रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बातें करने के लिए। और आज हम है भी आउटडोर लोकेशन पर। हम है बैंगलोर के कवन पार्क में, जो बहुत ही एक प्रिटी लोकेशन पर हम शूट कर रहे हैं। और बाहर मेरे आज सामने भी बहुत सारी पब्लिक है, सो इट्स फीलिंग कि मैं एक लाइव पॉडकास्ट से रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट आई एम सो ग्लैड टू होस्ट यू है। वेलकम टू जर्नी टीचर्स। थैंक यू। और आप बताइए, आपकी जर्नी की स्टार्ट कहाँ से हुई? आप कहाँ से हैं? तो मैं बिहार से हूँ और क्योंकि पापा का एक ट्रांसफरेबल जॉब था तो काफ़ी सारे शहरों में मैं रह चुकी हूँ। तो बिहार में ही शिफ्ट होते रहते थे, फिर हम लोग उड़ीसा में रहे कुछ सालों तक। फिर मैं दिल्ली चली गई अपनी पढ़ाई के लिए एंड तब से मैं बाहर हूँ। तो स्टार्ट पटना से हुआ, पटना में स्कूलिंग वगैरह सब हुई। फिर या और उसके बाद स्कूल में आपको कभी ऐसा लगा कि मे बी राइटिंग इज समथिंग? आपने पहले कब डिस्कवर किया कि यू वांट टू बी अ राइटर? तो स्कूल में तो नहीं, बट हाँ 7th में जब मैं जाने वाली थी, लाइक जब मैं 6th में थी, तब मैंने पापा से ज़िद की थी कि मुझे हॉस्टल जाना है। तो पापा ने मुझे डाल दिया हॉस्टल में 7th में। यहीं तमिलनाडु में कोडाईकनाल है, वहाँ पे मुझे भेज दिया था। तो वहाँ पे कैसा था ना, आपको फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं था, तो आप महीने में एक बार ही बात कर सकते थे अपने घर पे। तो फिर मुझे लाइक होम सिकनेस होने लग गई और फिर तो मेरी जो फीलिंग्स थे, एंड मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो जो भी इमोशंस थे, जो भी था, वो सब मैं लिखने लग गई। और फिर इस तरह मेरी राइटिंग जर्नी स्टार्ट हुई। तो 7th में मैंने फर्स्ट टाइम कुछ लिखा। आपको याद है क्या लिखा था वो? याद तो नहीं है, बट वही मम्मी पापा पे ही कुछ लिखा होगा और हिंदी में था वो, बट अभी याद नहीं है। सो उसके बाद आप कॉलेज गए, तो वहाँ पे कैसे आपकी राइटिंग जर्नी इवॉल्व हुई? तो जब मैंने लिखा 7th में, उसके बाद मैं कुछ कुछ छोटा बहुत लिखती रहती थी, पर वो डायरी तक ही कन्फाइंड था। तो जब मैं कॉलेज में गई तो मैंने अपने दोस्तों को सुनाया कि कुछ कुछ, तो उनको अच्छा लगा एंड दे टोल्ड मी कि यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग अप स्टेज पे। मैं उससे पहले स्टेज पे कभी नहीं गई थी। तो फिर मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं जाती हूँ, अपनी पोएम सुनाती हूँ, एंड वो पहला ओपन माइक था जो मैंने किया। और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी नर्वस थी मैं क्योंकि पहला स्टेज परफॉर्मेंस था, बट अच्छा था। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद से आई स्टार्टेड लाइकिंग इट। तो जो भी मेरी डायरी तक सीमित था वो मैंने फिर सुनाने लगी मैं लोगों को, और लोगों को अच्छा भी लगने लगा। थोड़ा सा और आप डिस्क्राइब कर सकते हो, हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस बीइंग ऑन स्टेज? तो मैं नर्वस थी काफ़ी क्योंकि बीइंग एन इंट्रोवर्ट मुझे लोगों के सामने पसंद नहीं है बोलना, क्योंकि आई एम वेरी लाइक शाय। हाँ, तो जो पहला एक्सपीरियंस था, तो आई थिंक मैंने कहाँ पे मैंने बोला था, कोई एक ऑर्गेनाइजर था, वो ओपन माइक होस्ट करता था वहाँ पे दिल्ली में। तो उसने मैंने रजिस्टर किया, वहाँ पे ओपनिंग्स थी, रजिस्टर किया तो मेरा नाम सेलेक्ट हो गया। मैंने जो पोएम दी थी वो सेलेक्ट हो गई, तो मेरा नाम आया, ईमेल आया, एंड आई वाज वेरी हैप्पी वो ईमेल देख के, क्योंकि इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी कि मैं अब परफॉर्म करने वाली हूँ। तो फिर उस दिन मैं बहुत नर्वस थी। आई वाज हैविंग सेकंड थॉट्स कि शुड आई जस्ट डिच इट, शुड आई गो, शुड आई नॉट। तो बट फाइनली मैं अपनी एक फ्रेंड को लेके गई। शी वाज मोटिवेटिंग मी, यू शुड गो, यू शुड ट्राई। तो मैं गई। आई थिंक स्टेज परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, नरेशन, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई रियली एंजॉयड इट। जब लोग तालियां बजा रहे थे मेरे लिए, तो इट वाज अ गुड फीलिंग। तो वो आपके अंदर के इंट्रोवर्ट को इस दिन ऐसा लगा कि मे बी स्टेज इज अ थिंग फॉर मी एंड यू शुड पार्टिसिपेट मोर इन दैट? यस, आई हैड दैट फीलिंग, एंड उसके बाद से आई नेवर स्टॉप, मैं जाती रहती थी। तो उसके बाद कैसे आपके, जैसे कॉलेज आप मुझे बता रहे थे कि डीयूज आपने कंप्लीट किया है, तो वहाँ पे कैसे ओपन माइक्स के एक्सपीरियंसेस रहे?
तो जब मैं डीयू में गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड है ना डीयू का, वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं पटना जैसे शहर से थी जो उतना डेवलप नहीं है, तो जब मैं दिल्ली गई तो इट वाज़ अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और वहाँ पे लोग बहुत बहुत एक्टिव हैं, लोग लाइक सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं हर चीज़ में। तो और वहाँ पे जो कॉलेजेस थे, तो मैं नॉर्थ कैंपस से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे कॉलेजेस थे और वहाँ पे ना इवेंट्स होते रहते थे, जैसे कल्चरल फेस्ट हो गया और पोइट्री सोसाइटीज़ होती थी कॉलेजेस की, तो पोइट्री सोसाइटीज़ में इवेंट्स होते रहते थे, ओपन माइक कॉम्पिटिशन्स, एक्टिविटीज़ वगैरह। तो मैं उसमें जाने लग गई। पहले तो मैं सिर्फ सुनने जाती थी कि देखूँ कैसा है माहौल, फिर मैं सुनाने गई और काफ़ी अच्छा लगता था बिकॉज़ जब मैं घर पे थी, जब मैं पटना में थी, तो मुझे इतना पता था कि मैं सिर्फ लिखती हूँ अभी, बट लोग भी लिखते हैं और इतने सारे लोग उस फील्ड में हैं, लाइक उस आर्टिस्टिक नेचर के हैं, वो मुझे पता नहीं था। तो जब मैं डीयू गई, मैंने देखा, मैंने लोगों से मिली, तो मुझे लगा कि यार ये पूरी एक नई दुनिया है आर्टिस्ट लोगों की। तो फिर मैं उनसे बातें करने लगी, उनके एक्सपीरियंसेस, मेरे एक्सपीरियंसेस, तो बहुत अच्छा था। फिर मैं पढ़ाई पे भी थोड़ा मेरा फोकस कम हो गया क्योंकि ऑब्वियसली ये मुझे ज़्यादा पसंद आने लग गया। तो वो कॉलेज लाइफ में आपको कैसे, मतलब फ्रेंड्स के साथ हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी या कनेक्शंस के थ्रू, तो हाउ वाज इट लाइक? कनेक्शंस नहीं, वो हमारा जो ग्रुप था कॉलेज का, उसमें हमें पता चलता रहता था और हमारे बाकी कॉलेज के भी दोस्त बन गए थे क्योंकि मैं पोइट्री सोसाइटी से थी। दौलत राम कॉलेज था मेरा कॉलेज, तो उसमें पोइट्री सोसाइटी से थी, तो हमें कनेक्ट करना पड़ता था बाकी सोसाइटीज़ से कि अगर हम फेस्ट कर रहे हैं तो हम चाहते थे कि उनके भी लोग आए हमारे यहाँ परफॉर्म करने, तो इसी तरह वो भी हमें कांटेक्ट करते थे, तो वैसे हमारा कनेक्शन बना। और फिर कॉलेज में भी ओपन माइक अलग से आपके होते थे या हाँ। बाहर जाकर भी ओपन माइक्स होने लगे ऐसे? तो फिर आपको क्या डिफरेंस लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या कैसे? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, लाइक एंड तक तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि जब हमारे यहाँ लोग आते थे परफॉर्म करने, तो मैं देखती थी कि मतलब कैसे वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हॉट टॉपिक्स पे कुछ कविताएं लिख के लाए हैं। तो जब मेरा पहला ओपन माइक परफॉर्मेंस था और अभी अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है मुझे, और मुझे लगता है कि बहुत इम्प्रूव हुआ है और अभी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है, बट इट्स बेटर, पहले से काफ़ी बेटर है। क्या डिफरेंस लगता है? बोलने का तरीका, लाइक अगर मैं 2 लाइन सुना रही हूँ तो पहले था कि मैं तुरंत सुना देती थी दोनों लाइन्स, अब मुझे लगता है कि थोड़ा रुक कर, थोड़ा फील करके सुनाना चाहिए। तो और ऑडियंस में आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस है जिस तरह से वो आपकी पोइट्री ले रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि अभी मैंने एक चेंज किया है कि जब भी मैं स्टेज पर जाती हूँ, मैं पहले लोगों से बात करती हूँ 2 मिनट, 1 मिनट, ताकि वो कनेक्शन बना रहे। उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं स्टेज पे जाती थी और मैं बस सुना देती थी। तो वो डिफरेंस मुझे लगा कि आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं, ध्यान नहीं रहेगा लोगों का आप पे। आपको क्या लगता है कि ये प्रोफेशनली सीखना चाहिए या जितना आप पार्टिसिपेट करो, जितना में भी आप एक्टिव हो, उससे इम्प्रूव होता है? सीखने का तो कोई थ्योरी नहीं है, कोई कोर्स नहीं है इसका, ये तो बस आप लिखते हो और आप सुनाते हो। बट हाँ, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ओपन माइक में जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि आप लोगों को देखते हो परफॉर्म करते हुए, तो आपको लगता है कि आपको ना एंगल मिलता है। अगर 10 लोगों को आप देख रहे हो परफॉर्म करता हुआ, तो आपको लगता है कि इससे ये चीज़ सीखी जा सकती है, किसी से कुछ सीखा जा सकता है। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा परफॉर्म करोगे, उतना ज़्यादा बेटर होगे आप इस फील्ड में। तो आपके आसपास भी बहुत ऐसे राइटर्स वगैरह होते हाँ। होंगे और हमारे बहुत ऐसे कॉमन एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कई बार राइटर्स ब्लॉक आ जाते हैं या कुछ आइडियाज नहीं मिल पाते। सो व्हाट डू यू थिंक कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं चाहती हूँ कुछ लिखना, बट मैं नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि वो राइटर्स ब्लॉक हुआ रहता है उस टाइम पे। तो मैं उस फेज़ को भी एंजॉय करती हूँ, मैं ट्राई नहीं करती हूँ लिखने का क्योंकि मुझे पता है अभी मैं नहीं लिख सकती हूँ। तो और मैंने लोगों से भी बातें की है, सबको होता है राइटर्स ब्लॉक, सबके लाइफ में फेजेस आते रहते हैं जब वो कुछ नहीं लिख पाते हैं। तो उस टाइम पे मैं
एक्सपीरियंस करती हूँ चीज़ों को, मैं सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, मैं पढ़ती हूँ कविताएं, कहानियाँ, ताकि वो राइटर्स ब्लॉक जो है वो चला जाए। तो आपको ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे पढ़ के में भी लगे कि उनसे हम कॉपी ना कर ले, वो थॉट्स ओवरलैप ना हो जाए? इज दैट अ कॉमन प्रॉब्लम? मेरे साथ तो नहीं हुआ है बट आई डोंट नो, होता होगा लोगों के साथ। तो कैसे कर सकते हैं लोग राइटर्स ब्लॉक को ओवरकम? राइटर्स ब्लॉक को ओवरकम मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर और सुनकर। आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी पोएम्स, ओपन माइक परफॉर्मेंसेस आते रहते हैं, तो जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे और जितना ज़्यादा आप सीखोगे, मतलब सुनोगे, आई थिंक हो जाएगा ओवरकम। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? डू यू हैव लाइक अ फेवरेट ऑथर या कुछ ऐसे जिनकी पोएम्स आपको बहुत अच्छी लगती हो, कोई ऐसी बुक हो, कोई ऐसी कविता हो? मुझे पीयूष मिश्रा की कविताएं बहुत अच्छी लगती है, और आजकल की दुनिया में नायाब मिधा मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो जिस तरह से वो रिसाइट करती है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनकी वीडियोस देखती रहती हूँ लूप पे। तो आपके फिर कॉलेज के बाद कैसे आपकी, मे बी आपने आगे पढ़ाई की होगी या जॉब की होगी, वो कैसी जर्नी रही है? तो DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने MBA करने का सोचा। तो MBA करने का जो थॉट था वो कुछ सोच के नहीं था, बस मुझे करना था। तो मैंने MBA में एडमिशन ले लिया, मैंने कैट दिया, 1 साल वो प्रिपेयर किया, फिर मैं MBA में गई। और MBA की जो लाइफ है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो जो अंडरग्रेड में मैंने फील किया, एक्सपीरियंस किया, और मैंने जो मास्टर्स में किया, इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि यूजी में लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि उन्हें एंजॉय करना है, मतलब पढ़ाई इज लाइक सेकेंड थिंग फॉर देम, एंड विच इज़ अ गुड थिंग। तो MBA में उल्टा था, MBA में लोग कुछ विजन के साथ आते हैं, उनके माइंड में गोल है कि उनको नौकरी करनी है, उनको बिजनेस करना है। तो वो बहुत डिफरेंट था, अगर हम देखें, कंपेयर करें। तो MBA में इट वाज मोर टुवर्ड्स कि पढ़ाई करनी है, लर्निंग्स लेनी है। लोग जॉब छोड़ के भी आते हैं, कुछ लोग MBA करने, कुछ लोग आते हैं एक्सपीरियंस लेने। तो MBA में मेरा ज़्यादातर टाइम वही पढ़ाई में ही जाता था, और ओपन माइक्स वगैरह नहीं किए मैंने MBA के टाइम पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैं संबलपुर से मैंने MBA किया, IIM संबलपुर। तो संबलपुर में नहीं था इतना कुछ पोइट्री वगैरह का, तो वहाँ पे तो मेरा पूरा बंद ही हो गया था। बट उसके बाद मैंने जॉब की, मैं बैंगलोर आई, पिछले 2.5 साल से बैंगलोर में हूँ, और यहाँ पे वीकेंड्स मेरा ऑफ रहता है, तो मैं वीकेंड्स पे जाती रहती हूँ ओपन माइक्स करने। और आई फील वो जो 2 दिन है ना, वो बेस्ट है मेरी लाइफ के, क्योंकि उसमें मैं वो करती हूँ जो मुझे पसंद है। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो IIM में MBA करना वाज इट लाइक पर्सनल चॉइस, कि ऐसे जो सोसाइटी का स्टीरियोटाइप होता है कि नहीं, मे बी प्लेसमेंट और अच्छी मिल जाएगी अगर आप एक MBA करो, तो वो आपका क्या रीज़न था? मेरा रीज़न था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर MBA करना है, और मुझे करना था MBA, तो अगर करना है तो अच्छी जगह से करो। तो आप बोल सकते हो कि इट वाज लाइक अ ब्रांड, कि IIM से ही करना है अगर MBA करना है, तो दैट्स हाउ। सोसाइटी का कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भी आई थिंक जो IIM से ग्रेजुएट होते हैं उनका है सोसाइटी में एक अलग ही रुतबा है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। बट वो नहीं था, कभी भी था कि MBA करना है तो IIM से ही करना है, वरना फिर नहीं करना है। प्लेसमेंट वगैरह का नहीं था, क्योंकि बाकी सीनियर्स वगैरह हैं मेरे काफ़ी सारे जिन्होंने MBA करी है अलग अलग जगह से, तो प्लेसमेंट का सीन ऐसा होता नहीं है, कुछ मिल जाता है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब आपकी कोई मे बी MBA की कोई स्टोरी रही होगी रिलेटेड टू तो आप वो एक्सप्लेन करना चाहेंगे? MBA से रिलेटेड ऐसी कोई स्टोरी तो नहीं है, बट हाँ, जो फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा पार्ट था वो हमारा कोविड टाइम था, तो वो मैं घर से करती थी। तो उसमें वही कि आप ऑनलाइन, तो जब मेरा MBA स्टार्ट हुआ था तो कोविड ऑनलाइन ही होता था सब कुछ। तो वो ऑनलाइन वाला जो फेज़ था वो बहुत अलग था, क्योंकि आपके जो बैचमेट्स हैं उनसे आप कभी मिले नहीं हो, बट आप पढ़ाई कर रहे हो उनके साथ, आप असाइनमेंट्स कर रहे हो, फिर आप रात भर उनके साथ बातें कर रहे हो। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। हम ऑनलाइन ही मूवीज़ देखते थे, ऑनलाइन गेम्स खेलते थे। अब आप असाइनमेंट हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे? तो
वो था, फिर आपको घर पे भी रहने का मौका मिल रहा है, तो इट वाज लाइक अ बोनस थिंग। एक्सपीरियंसेस तो और कुछ नहीं है। जब प्लेसमेंट सीजन जो एमबीए के टाइम पे रहता है ना, जो प्लेसमेंट हमारा सेकेंड ईयर के एंड में होता है प्लेसमेंट वगैरह, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आप हर दिन पार्टी कर रहे होते हो। आपके एक फ्रेंड का आज प्लेसमेंट हुआ है तो आप पार्टी कर रहे हो, अगले दिन किसी और का, तो वो पूरा जो 1-2 महीने होते हैं ना एंड के, वो बहुत अच्छे थे। वो लाइक मेमोरी है आज वो बहुत अच्छी। तो कोविड टाइम पे जैसे आप घर पे थे और आपकी ऑनलाइन एमबीए भी चल रही थी, तो डिड यू मिस दैट राइटिंग एस्पेक्ट और परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, और मे बी जैसे आपने बोला संबलपुर में था, तो डिड यू मिस दैट स्टेज एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम बैक आल्सो, मतलब जब आप बैंगलोर आए तो वो वापस आ गया कि स्टेज पर जाना है, अब परफॉर्म करना है, तो वो ट्रांजिशन कैसी थी? तो जब मैं एमबीए कर रही थी ऑनलाइन, तो मैं बहुत मिस करती थी स्टेज को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ बिलोंग करती हूँ। तो उस टाइम पे और ऑप्शन नहीं था, कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने यूट्यूब पे चैनल खोल लिया कि अब मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगी। तो मैं डेली वीडियोस डालती रहती थी, रिकॉर्ड करती थी, फिर डालती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं ज़्यादा मिस नहीं करती थी, और मैंने लिखना बहुत शुरू कर दिया। मैं बहुत लिखती थी, क्योंकि आसपास बहुत कुछ हो रहा था कोविड टाइम पे। किन टॉपिक्स पे लिखते थे? मेनली मैं उसी पे लिखती थी कि लोग, फैमिली, मतलब, तो बेसिकली उस टाइम पे ऐसा था कि फैमिलीज, मतलब डेथ हो रही थी, बहुत कुछ सीन था, लोग हॉस्पिटल में हैं, फिर काला बाजारी वगैरह, लाइक ऑक्सीजन वगैरह का कुछ कुछ इशू चल रहा था, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा लिखती थी। तो मैं फैमिलीज पे बहुत लिखती थी कि घर से दूर जो, लाइक कोविड में ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे लोग घर से दूर ही रह रहे थे, वो आ ही नहीं पाए वापस, तो उस पे लिखती थी। फिर खुद के बारे में, मतलब कैसे मैं फंसी हुई हूँ यहाँ पे, फंसी हुई इन द सेंस कि एमबीए भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इन सब टॉपिक्स पे ऐसा कुछ फिक्स टॉपिक नहीं था, बट अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो फिर यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद 1-2 बार मैंने ऑनलाइन ओपन माइक स्टार्ट हो गया था उस टाइम तक, तो उस पे किया। फिर इंस्टाग्राम लाइव, एक बार इंस्टाग्राम पे ओपन माइक हो रहा था तो उसमें चली गई। फिर यही सब चल रहा था, तो मैंने बहुत कुछ लिख लिया था उस टाइम तक। एंड ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इंटरेक्शन में भी इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता हो, या वो एक्सप्रेशन से ही पता लगता है कि ऑडियंस को कैसा लग रहा है आपका? वो डिस्कनेक्ट लगा मुझे, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम वीडियोस ऑफ ही रहती थी ओपन माइक्स में भी ऑनलाइन, तो आप समझ नहीं पाते हो कि आप जो बोल रहे हो वो लोगों तक पहुंच भी रहा है, लोग सुन भी रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट था। तो मैं मिस करती थी कि अब एक्चुअल में स्टेज पे जाना है, तो उस चीज़ को। तो उसके बाद अब आपकी जर्नी, राइटिंग जर्नी कैसी चल रही है? मतलब इज देयर एन इवॉल्वमेंट इन टॉपिक्स, जैसा बहुत प्यार मोहब्बत के बारे में भी लिखते हो, तो वो आपके कौन से लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो अब ये सब आप टॉपिक्स इंक्लूड कर रहे हो? तो लाइफ एक्सपीरियंसेस वही, एमबीए में आई फाउंड माय लव, तो उसके बाद से मैंने लिखा उस सब टॉपिक्स पे। उससे पहले प्यार मोहब्बत पे आई डिडंट नो व्हाट इट इज़, तो उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया उस टॉपिक पे। फिर अब मैं क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ, घर से दूर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है, तो यहाँ पे अब, जब तक आप स्कूल कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे, तब आपको फील नहीं होता है, बट अब जब आप खुद से रह रहे हो, सब कुछ आपको खुद से करना है, खाना मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरी, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें जो घर पे आपकी मम्मी कर लेती है, तो वो सब चीज़ें जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब मुझे खुद से करना है, तो मैं बैंगलोर आई, तो मुझे लगा कि तो मैंने लिखना स्टार्ट किया। होम सिकनेस, घर से दूर, मम्मी पापा वहाँ अकेले हैं, इन सब टॉपिक, ये इंक्लिनेशन यहाँ से आया जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई। ऐसा आपके साथ होता है कि दूसरों को ऑब्जर्व करके भी मे बी आपके पास आइडियाज आते हो, या मैं लोगों को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी कहानी है, तो और मुझे ना अकेले बैठना बहुत पसंद है, तो मैं शाम में भी चली जाती हूँ कहीं पार्क वार्क में बैठने अकेले, तो वहाँ मैं नोटिस करती हूँ लोगों को। यहाँ भी जैसे बहुत सारे लोग हैं, सबके पास अपनी अपनी कोई कहानी है, सब कैसे, क्या एक्शंस है उनके, तो उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ और उससे ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि कुछ लिखूँ मैं। तो जैसे आप और बताइए कि फॉर एग्जांपल लिखने बैठते हैं तो क्या फ़र्क होता है कि एक शांत जगह पर लिखना या लोगों को ऑब्जर्व करके मे बी
क्राउडेड जगह पर आइडियाज लेकर फिर लिखना, या राइटिंग स्ट्रक्चर वो कैसा, आपका कैसा है? तो मैं पॉइंटर्स लिखती हूँ। तो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं लिख सकती हूँ, तो मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। बेसिक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लिख देती हूँ कि वर्ड्स बेसिकली। फिर मैं उसको रिफाइन करती हूँ कि थोड़ा सही लगे, कि पोइटिक वे में लगे। बाकी मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ, मैं अकेले कमरे में बैठ के लिखती हूँ। तो मैं तब लिखती हूँ जब मेरे अंदर से कुछ आता है। अगर मुझे कुछ फील हुआ है, लाइक टुडे आई एम वेरी सैड, तो मैं उस पर लिखना चाहती हूँ कि वाई आई एम सैड, व्हाट मेड मी सैड, एक्सेट्रा। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मैं फील करती हूँ कुछ, मुझे लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है, मुझे लिखना ही है, तो मैं लिखती हूँ। क्या फ़र्क होता है अगर हम टाइप करके, लैपटॉप पे टाइप करके लिखें या कुछ पेन नोटबुक पर लिखें? डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बट आई फील टाइप करके लिखना थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है आजकल की लाइफ में। क्योंकि पहले तो मैं डायरी पेन से ही लिखती थी, बट अभी आपके पास मोबाइल इतना हैंडी है कि आपको, अब अगर आप यहाँ बैठे हो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो आप तुरंत टाइप कर लो। बट आप वो डायरी पेन निकालोगे जब तक, तो डिफरेंस है, बट आई थिंक इट्स मोर और लेस सेम ओनली। तो आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है इन लाइक वट एवर यू डू, मे बी गोइंग ऑन स्टेज, परफॉर्मिंग देयर और राइटिंग? क्या मतलब वो क्या रोल रहा है उनका? अ बिग रोल। आई मीन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, एंड आई फील आई एम वेरी लकी टू हैव देम। क्योंकि 12th के बाद भी ऐसा हुआ था कि मेरी लाइक मुझे बाहर भेज, लाइक मेरा मन था डीयू में पढ़ने का, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम 95% से ज़्यादा लेके आओ 12th में, एंड तुम जहाँ चाहो वहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो मैं लेकर आई और मेरा एडमिशन हो गया। बट मुझे लगता है कि मेरे पापा और मम्मी दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। इन दैट केस माई सिबलिंग्स ऑल्सो, सो आई हैव 2 ब्रदर्स। तो वो बहुत सपोर्टिव है, बिकॉज हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लाइक तो जब मैं आपको बता रही थी ना, जब मैं MBA कर रही थी मैं ऑनलाइन, उस टाइम में बरहमपुर इज़ अ स्मॉल सिटी इन उड़ीसा, तो वहाँ पे रहते थे उस टाइम पे। एंड भुवनेश्वर में एक ओपन माइक होने वाला था। तो एंड आई रियली वांटेड टू गो देयर, बिकॉज वो 1 साल हो गया था, वो जब मैं ओपन माइक परफॉर्म किए हुए 1 साल हो गया था, एंड आई रियली वांट टू गो देयर। तो आई आस्क्ड माय पापा कि आई रियली वांट टू गो, एंड बरहमपुर टू भुवनेश्वर इज 3 आवर्स। तो उन्होंने बोला कि हाँ जाओ। तो आई फेल्ट कि आपकी ज़िंदगी में एक सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव पेरेंट्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि लाइक आई एम देयर, बट यू गो एंड चेज योर ड्रीम्स, जो करना है करो, बट आई एम देयर। तो आई फील बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट आई फील। What do you feel going back and settling there anytime? At my home, yes, I'm thinking to do that, because मुझे लगता है कि मैं 12 से ही बाहर हूँ। पहले DU में थी, फिर MBA किया, फिर यहाँ पे हूँ। अब मुझे लगता है कि आई शुड गो एंड स्पेंड सम टाइम विद देम, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आने वाला है। तो yes, I'm thinking about that. What is your मतलब आप पोइट्री को कैसे देखते हो कि अब आप ओपन माइक्स करते हो बैंगलोर में, आप लेटेस्ट आई थिंक जब दिल्ली गए थे तब भी आपने दिवाली का रिलेटेड, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? That was a beautiful experience. So टे पटेल के बारे में मुझे तब पता चला था जब मैं आई थिंक 2nd ईयर में थी DU में। तो वहाँ पे उनकी वीडियोस आती रहती थी, और मैं लूप पे उनकी वीडियोस देखती रहती थी। तो उसमें कुछ कुछ फेसेस थे, पोइट्स थे, स्टोरी टेलर्स, जो अपनी कविताएं सुनाते रहते थे। तो मैंने उस दिन सोचा था कि यार मुझे भी जाना है टे पटेल के ओपन माइक में, मुझे परफॉर्म करने जाना है। तो अभी मुझे मिला मौका, तो मैं दिवाली के टाइम पे दिल्ली गई हुई थी, मेरी फैमिली वहाँ पे आने वाली थी। तो वहाँ पे मुझे दिखा कि होने वाला है एक इवेंट, तो मैंने रजिस्टर कर लिया। एंड लकीली वहाँ पे ऐसा होता है कि आप चिट्स उठाते हो, तो मेरा नाम आ गया, एंड पहला ही नाम था, तो आई परफॉर्म। फिर वहाँ पे टे पटेल की जो फाउंडर है कोपल मैम, वो आई हुई थी, होस्ट थी वो। तो उनसे मिली, उनसे बातें की। इट वाज अ लाइक वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ आप परफॉर्म करने का मे बी ड्रीम करते हो या ऑलरेडी किया भी है?
हाँ, कुछ-कुछ हैं, जैसे हैबिटेट है, अनिरेस पोएट्री है। वैसे तो मुझे लगता है कि सारे ही जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे बैंगलोर में भी काफ़ी सारे हैं, ड्राफ्ट पेज है, जहाँ पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि सब सेम है। एंड मुंबई में एक लिव स्टोरीज़ है, वहाँ पे भी एक बार मैंने किया है परफ़ॉर्म। हाँ, मुझे लगता है सब सेम है, बट अनिरेस पोएट्री एंड इसमें Habitat. हैबिटेट में आई रियली वांट टू परफॉर्म वंस। And you are doing participating in Sukoon Fest also. उसके Yes. बारे में please tell. सुकून फेस्ट इज हैपनिंग ऑन 1 दिसंबर एंड वो बैंगलोर का बिगेस्ट लाइक इट्स स्टोरी टेलिंग पोइट्री गजल म्यूजिक फेस्टिवल। तो इट्स लाइक अ प्रिविलेज कि मैं वहाँ पे एज अ परफॉर्मर फॉर्म करने वाली हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। लाइक अभी देखते हैं कैसा होता है, बट इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। What is your pre-performance thing कि आप कैसे preparation करते हो एक piece को present करने में? प्रेप में आई रिसाइट इट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मैं ट्राई करती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं उसको बोलूँ एंड लाइक अज्यूम करूँ कि सामने ऑडियंस बैठी है और मैं परफॉर्म कर रही हूँ। तो दैट इज़ इट। फिर ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ, जब परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है तो आई एम थोड़ा नर्वस, बट उसके बाद सब सही हो जाता है। And what do you think आप लिखते कैसे हो? Is it based on the event's theme या कुछ आपको खुद से perform करना होता है? तो how do you frame that story? इवेंट्स थीम पे नहीं, मैं मेरी लाइफ में अगर कुछ चल रहा है तो उस टॉपिक पे मैं लिखती हूँ एंड उसको फिर लाइक अगर वैसा थीम हो रहा है कहीं पे, उस थीम की का कोई ओपन माइक हो रहा है तो आई गो एंड परफॉर्म। बट मैं लिखती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए। So how do you want to take it ahead? For example कि कुछ और आप improvements कैसे करना चाहते हो, और maybe how do you see yourself growing as a spoken word artist? मुझे लगता है कि मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत है अभी। आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ अ स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, बट आई रियली वॉन्ट टू बी वन। लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे बहुत सीखने की ज़रूरत Maybe है। an aspiring one. हाँ, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अभी मैं पढ़ रही हूँ, बहुत सारे पोएट शायर को पढ़ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं पढ़ूँ और खुद को उस लाइक काबिल बनाऊँ एंड देन आई लाइक। तो इस फील्ड में मुझे रहना है। दिस इज़ माई पैशन। आई रियली वॉन्ट टू परस्यू इट, बट आई हैव अ लॉट टू लर्न। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सीखना है अभी। तो आपने ये भी मेंशन किया कि फॉर एग्जांपल आपकी ज़्यादा वीकडेज पे जॉब होती है, वीकेंड्स पे यू गेट द टाइम टू परफॉर्म एंड वहाँ पर आप फिर स्टोरीज वगैरह अपनी कवर करते हो। तो हाउ डू यू फील कि व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या कुछ हैप्पीनेस लेवल व्हेन on weekday you are going to a 9 to 5 versus on the weekends when you are doing this? सी जॉब आप करते हो अलग रीजन से, आपके पैसे चाहिए, आपकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। बट वीकडेज पे वीकेंड्स पे इट्स लाइक आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो। तो मेरा पर्पस ये रहता है कि मेरा पैशन है पोइट्री सुनाना, परफॉर्म करना, लिखना। तो मैं इंश्योर करती हूँ कि एटलीस्ट वीकेंड पे, एटलीस्ट सैटरडे या संडे मैं जाऊँ और अपनी पोइट्री सुनाऊँ, लोगों से मिलूँ, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे लोग होते हैं जो कुछ लिखते हैं, कुछ सुनाते हैं। तो उनसे मिलना इज़ लाइक अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि आप मंडे टू फ्राइडेज आपको पता ही है, इट्स ऑल हेक्टिक एंड ऑल, बट वीकेंड पे आई वांट दैट पीस ऑफ माइंड, और इसलिए मैं जाती हूँ वहाँ पे। स्पेशली मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, बट फिर भी मैं जाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आई फील कि मैंने अपने लिए कुछ किया है। सो दैट्स हाउ। That is the point. And you think कि आप इसको फुल टाइम भी आगे देखना चाहोगे? एज आई सेड, अभी आई डोंट थिंक कि मैं उस लेवल पे हूँ अभी, बट येस आई एम लर्निंग एंड वन डे आई वांट टू गो। Any advice या कुछ आप aspiring artist के लिए मे बी फ्रॉम योर जर्नी, या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप देना चाहोगे कि फॉर देम टू नो कि उनको पैशन फॉलो करना चाहिए एंड ऑलवेज लाइक गेट बैक टू व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू लव एज वेल? यस, आई विल टेल कि अगर आपको कोई पैशन है ना, तो उसको कभी लाइक बहुत पीछे मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कॉलेज गए हो पढ़ाई करने के लिए, बट आप पेंटिंग में बहुत अच्छे हो, आप
जॉब कर रहे हो तो लोग क्या करते हैं ना, वो छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि यार अब क्या ही करना, क्यों ही करना। बट आई वुड से कि डोंट फॉरगेट दैट, बिकॉज वो दैट इज अ आइडेंटिटी, मतलब आपकी आइडेंटिटी है वो। तो मेरे लिए भी अगर लोग मुझे बोलते हैं कि मैं किसी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर हूँ या जो भी हूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मुझे ये अगर लोग बोलते हैं कि लाइक आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, पोएट, स्टोरी टेलर, जो भी, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आई फील पैशन इज समथिंग यू शुड नेवर नेवर फॉरगेट। तभी आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू लाइक दैट। यस। तो डू यू थिंक कि मतलब ये जो आपने कभी पोएट एस्थेटिक्स के बारे में सुना है, लाइक पोएट एस्थेटिक्स की जो इनके होता है कि वो हमेशा डायरी पेंसिल साथ में लेकर चलते हैं, उनको फ्लावर्स बहुत पसंद है, उस बारे में व्हाट डू यू थिंक? इज इट ट्रू फॉर लाइक मोस्ट ऑफ देम कि क्या है ये हवा में बातें हैं? नहीं नहीं, हवा में तो नहीं है, आई मीन होता है। तो आई रियली वांट, लाइक आई रियली लव कैरिंग दैट टोट बैग, उसमें कुछ लिखा रहता है। इट्स लाइक वो पुराने ज़माने में उसको झोला बोलते थे, तो अभी दैट इज़ अ न्यू थिंग, टोट बैग। तो रहता है एस्थेटिक्स, पोएटिक एस्थेटिक्स, बट मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसी के पास डायरी पेन है तो आप कह सकते हो कि हाँ दैट इज़ अ आर्टिस्ट। Okay, so any last experiences or anything you want to tell the audience, so maybe उनके लिए helpful हो, for them also to get inspiration from your journey, और कुछ आपसे relate कर पाए? मुझे लगता है कि इंसान को ना ट्राई करना नहीं छोड़ना चाहिए। लाइक इवन इन कोविड टाइम्स भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था कि मैं जाकर परफॉर्म कर सकूँ। आई टर्न टू यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। तो हाँ, यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है कि आपको ना ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू लर्न एंड ग्रो। लाइक मेरे स्टार्टिंग के कुछ ओपन माइक्स, आई मीन बहुत सारे 10, 15, 20 ओपन माइक्स वर नॉट गुड। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई एम नॉट दैट ग्रेट, मतलब मेरा आज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, बट आई स्टिल लाइक मैं जाती रहती थी ओपन माइक्स में। कभी कभी तो मैं जाती थी सिर्फ सुनने के लिए। तो आई वॉन्टेड कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ खुद को, एंड दैट्स हाउ, क्योंकि लोग ना डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्राई करते रहोगे और खुद को इंस्पायर्ड रखोगे तो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। Do you feel driven by results कि for example कि आप ट्राई कर जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो do you feel demotivated, और वो कैसे आप फिर वो करते हो कि लोगों को सुन के करते हो या कैसे करते हो कि आई वुड नॉट से कि मैं डीमोटिवेट होती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना है। तो वो जो नेगेटिविटी है ना कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, उसको पॉजिटिव वे में अगर देखोगे तो वो सही रहेगा। तो मैं पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं दे पाते हो अपना बेस्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्राई नहीं करोगे। तो मेरा हमेशा वैसा रहता है, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं नेगेटिविटी पे बिलीव नहीं करती हूँ। तो इसीलिए आई फील कि प्रैक्टिस, आई वुड से दैट। एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग कि आप एकदम ट्राई करते रहो। कुछ भी ऐसे नेगेटिव हो रहा है तो उसको अपने आप को इतना इफेक्ट ना करने दो कि यू फॉरगेट कि व्हाट यू लव एक्चुअली एंड व्हाट यू आर गुड एट, जो आप करना चाहते हो एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच प्रेरणा, आपने बहुत आई थिंक बहुत ऐसे जो एक्सपीरियंसेस बताए हैं बहुत रिलेटेबल लगे मुझे भी, एंड आई थिंक बहुत ऐसे राइटिंग जर्नी से रिलेटेड भी बहुत यू नो ऑडियंस को अच्छा लगा सुनने में। कुछ आप अपना पीस सुनाना चाहोगे वैसे? हाँ बिल्कुल, तो मैं डायरी ले लेती हूँ। तो जैसा मैंने बताया था कि क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ एंड घर से दूर हूँ, तो उस पर ही सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने लिखा था कि तबीयत खराब हो तो घर याद आता है, तबीयत खराब हो तो घर याद आता है, माँ के हाथ का खाना मीलों दूर से पुकारता है, कब और किस लिए दूर हो गए घर के इतने, बीमारी में ये सच ज़रा देर तक रुलाता है, माँ के हाथ का खाना मीलों दूर से पुकारता है। वाओ, आई थिंक दिस इज वेरी हार्ट वार्मिंग टू हेयर कि जो भी घर से दूर है वो
घर का खाना याद करते हैं। एंड स्पेशली जब तबीयत खराब होती है तो बहुत ज़्यादा इट्स लाइक मेरा मन करता है मैं भाग के घर चली जाऊँ जब मेरी तबीयत खराब होती है, तो यस उस पे लिखा था। बहुत बहुत प्यारा लिखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।